आगे दो बिस्मिल्लाह जी, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ इसकी। पॉपुलेशन कैलकुलेशन में शुरू मारूफ है। इसने आगे दो टाइप दी हैं, मोनोस्पेसिफिक और मिक्स और पॉलीस्पेसिफिक। ये कोई बहुत अहम पॉइंट नहीं है, क्योंकि असली तौर पर जब हम बात करते हैं कॉलेज में तो हम पॉपुलेशन में एक वक्त में सिर्फ एक ही स्पीशीज को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन नेचर में ज़ाहिर बहुत सी स्पीशीज आपस में मिक्सड हो सकती हैं, वो मिक्सड या पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन होंगे। अब पॉपुलेशन के बहुत से कैरेक्टर्स हैं, नए अल्फाज आपके लिए। उनमें पहला करैक्टर जो डिस्कस किया है इसने वो डेंसिटी है। याद रखिएगा कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो डेंसिटी आपने पढ़ी हुई है वो, और जो बायोलॉजी में जोलॉजी रिपोर्टिंग में डेंसिटी हम पढ़ेंगे, ये दोनों डिफरेंट है। ये ना हो कि आप इन दोनों को मिक्स कर दें आपस में। वहाँ पे डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जब आप किसी चीज़ बेजान चीज़ की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो भी चीज़ हो, एक गेंद है, एक कुर्सी है, मेज है, समथिंग, तो वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ पे ये। देखिए, जब हम जानदारों की बात करते हैं कि किसी खास एरिया में कितने जानदार मौजूद हैं, वर्डिंग है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। किसी जगह पे एक यूनिट एरिया में, अब यूनिट एरिया डिपेंड करते हुए आप कितने बड़े एरिया को या किस तरह के जानदारों को स्टडी कर रहे हैं। अगर तो हम सिस्टम इंटरेक्शन को समझ रखें तो यूनिट एरिया 1 मीटर होता है। लेकिन फर्ज कीजिए आप जंगल में ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, टोटल एरिया से इसको डिवाइड करके हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया भी स्टडी किया जा सकता है। एनीहाउ, ये जनरल था। उसके मुकाबले में अगर बहुत छोटे जानदार हों, जैसे बैक्टीरिया हैं, तो उसके लिए एरिया भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम उसको थोड़े से एरिया में ही मेजर कर सकते हैं, और वो एरिया इतना होगा जो सिर्फ स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। ये बेसिक पॉइंट थे जो इसके हवाले से थे। आमतौर पर हम जमीन के ऊपर जिन चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम स्क्वायर एरिया ही लेते हैं, यूनिट एरिया। लेकिन अगर पानी के अंदर, जैसे बैक्टीरिया की बात है, अगर आप बैक्टीरिया को स्टडी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप फर्स्ट की एक ड्रॉप लेते हैं, उस ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, आप उसको वॉल्यूम के लिहाज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, अगला हेडिंग है जी, ये आगे इसकी टाइप्स है मुख्तलिफ। न्यूमेरिकल डेंसिटी, अगर आप तादाद लिख रहे हो बाकायदा कि इतने जानवर मौजूद हैं या इतने पौधे मौजूद हैं यूनिट एरिया में, तो न्यूमेरिकल डेंसिटी है। सेकंड इज बायोमास डेंसिटी। अगर आप जानदारों का वजन, मैंने उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वजन, वेट कह लें, हम रूटीन में वेट कहते हैं, एक्चुअली हम मैस मेजर करते हैं। आई एम श्योर आप लोग वेट और मैस के डिफरेंस से जिसके लिहाज से पहले से वाकफ है, तो ये बायोमास डेंसिटी कहलाएगी। अगला हेडिंग है क्रूड डेंसिटी। टोटल एरिया जहाँ पे जिसका जिसको आपने मेजर किया है, अगर टोटल एरिया में जानदारों को, जानदार डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो जो डेंसिटी निकलेगी वो क्रूड डेंसिटी कहलाती है। लेकिन अगला पॉइंट इसमें है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इन दोनों का डिफरेंस नोट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि जब तो आप एक फुल फ्लैश बड़े वाले एरिया को स्टडी कर रहे हैं, जो वहां से अमाउंट निकल रही है क्रूड डेंसिटी, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट स्टडी करें, फर्ज एक एकड़ के करीब जगह है फर्ज की, उसमें आप किसी एक खास स्पीशीज को देख रहे हैं, अगर तो आपने टोटल एरिया एकड़ लिया और उसमें उसकी तादाद निकाली है तो क्रूड डेंसिटी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट जाके देखें, फर्ज कीजिए कि आप नोट करते हैं, महसूस करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जिसकी ग्राफ डायग्राम ड्रा कर दूँ। लेट मी ट्राई। ये आपने बताना है स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है या आप बताएंगे? स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आपके साथ? यस सर। मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ। फर्ज कीजिए ये एरिया मैंने ड्रा किया है, दिस इज गिवन एरिया। अब एरिया को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एरिया है। इसमें हमने जब तक रूट निकाल लिया, ये मैं जानदार शो कर रहा हूँ, कलर शेड करता हूँ, जानदारों का कलर 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 शेड कर रहा हूँ। हम जो ये रेड वाले जानदार हैं, इन रेड जानदारों को स्टडी कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ जगह पे बिखरे हुए हैं इस इलाके के अंदर।
अब हमने जब टोटल एरिया लिया है तो उस टोटल एरिया के लिहाज से इनकी क्रूड डेंसिटी बहुत कम निकलेगी। लेकिन अगर हम जहाँ जहाँ भी ये मौजूद है, मैं दोबारा कलर चेंज कर रहा हूँ इसको, मैं इसके कलर को चलो मार्क करने लगा हूँ। ये एक्चुअली अब ये कह लीजिए, एक्चुअली इसमें एक ये इलाका है, दूसरा रफली ये इलाका है, तीसरा ये इलाका है, चौथा ये वाला है, पांचवा ये वाला है और छठा ये वाला है। अब हमने इसको पिन पॉइंट कर दिया कि कितने एक्चुअल इलाके में ये मौजूद है, वो इलाका जो है एक्चुअली ऑक्यूपाई किया। अब जो ये येलो मार्क के साथ एरिया है, अगर हम यहाँ इन दोनों जानदारों को इस एरिया पे डिवाइड करेंगे तो अब जो निकलेगी डेंसिटी वो इकोलॉजिकल डेंसिटी होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। टोटल एरिया के लिहाज से जो क्रूड डेंसिटी निकाली थी, जब एग्जैक्ट एरिया पिन पॉइंट करके निकालेंगे तो ये डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर लिया। ये तस्वीरें जो है बेहतर है कि आप शेयर कर लीजिए, शेयर कर रहा हूँ, इसको सेव कर लीजिए। यू कैन सेव दीज पिक्चर्स। मैं सेव कर रहा हूँ। हमारा अगला हेडिंग है, ये हेडिंग आई एम नॉट श्योर से पहले कहीं डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ, पॉपुलेशन डिस्पर्शन और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो तस्वीर मैंने ड्रा की है, यही तस्वीर इसमें या इसे मिली तस्वीर भी मैं आगे ड्रा कर सकता हूँ। उसके साथ ही वो पॉपुलेशन डिस्पर्शन, बिखरने को कहते हैं, जानदार किस तरह से मौजूद है किसी गिवन एरिया के अंदर। मैं इसकी तस्वीर दोबारा यहीं पे भी बनाने लगा हूँ। इस वक्त हमारे पास जो एरिया है जी, ये वाला एरिया है। चलो ये जैसा भी बन गया है दोबारा हो जाएगा इसमें। दिस इज द गिवन एरिया। आपने जरा चेक करना है जो जानदार इसमें मैंने ड्रा किए हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे लग रहे हैं कि मैंने उस एरिया के अंदर खास पैटर्न पे जानदारों को ड्रा कर दिया। जी, इसको देख के आपने बताना है कि आपको इनकी तरकीब कैसी लग रही है। पीछे के हाथ से बनाते हुए मुश्किल सर होती है। पैरेलल लीनियर और कोई जवाब? एनी मोर आंसर? चले अब मैं एक और डायग्राम ड्रा या करूँगा। फ्रीक्वेंट मूवमेंट। चले मैं एक तस्वीर और ड्रा कर रहा हूँ, बल्कि यूँ करते हैं, एक ये हो गई है, दूसरी ये कह रही है, ये सेकंड है, और अब मैं एक और डायग्राम ड्रा कर दूँ तो ये तीन तस्वीरें हैं। सर पहले वाले में क्लम्प्ड है और दूसरी बिखरी हुई है ना। जी चलो, ये आपका मैंने 1 2 3 रेगुलर सर, रेगुलर और इरेगुलर। मैंने 1 2 3 तीन तस्वीरों पे नंबर कर दिया है। जो 1 वाली है ये क्लम्प्ड है, और कीजिएगा, जो ये 1 पे नजर आ रहे हैं दे आर क्लम्प्ड। मैं इसका कलर चेंज करके लिख देता हूँ इसको। जो 1 में आप देख रहे हैं दीज आर क्लम्प, कहते हैं गुच्छे को, ग्रुप को। ये एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे मौजूद है, ये एक ग्रुप है, सर के बहुत से ग्रुप हैं। जो नंबर 2 वाले हैं, इट इज यूनिफॉर्म। नंबर 2 इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, ये यकसा फासलों पे पड़े हुए हैं। नंबर 2 इज यूनिफॉर्म। दो हो गए, और आखिरी वाले को गौर से देखिए। अब बताइए ये कैसे लग रहे हैं? थर्ड वन सर रैंडम है ये डिस्पर्स सर। जी, इट इज रैंडम, इट इज कॉल्ड रैंडम। ये है तीन बेसिक टाइप, और जो क्लम्प्ड हैं ये भी आगे रैंडम भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बहरहाल ये है जी तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी एग्जांपल्स याद रखिए कि जब तक आप किसी चीज़ की स्पेसिफिक साथ एग्जांपल नहीं देते तब तक वो आपकी चीज़ नामुकम्मल होती है। अगर आप किसी बाग में चले जाएं, बाग में दरख्त जो खुद लगाए होते हैं वो ऐसे होते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर कहीं पे ग्रास उगी हुई होगी तो ग्रास हमेशा क्लम्प्ड होती है, एक ही जगह से बहुत से पौधे इकट्ठे मौजूद हो सकते हैं। कुछ और जानदार भी मिलकर रहते हैं, इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, वो क्लम्प्ड होते हैं। और कुछ जानदार जो हमेशा अकेले अकेले रहते हैं उन्हें रैंडम कहते हैं। अगर आप अपने घर में एक कमरे में मकड़ियों को ढूंढें तो मकड़ियाँ मुख्तलिफ जगह के ऊपर, कहीं पे कोई, कहीं पे अकेले के लिए एक एक छत अपना जो होता है हाउस, उसके अंदर एक ही मकड़ी मौजूद होगी और वो अकेले के लिए होगी और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये हैं जो तीन मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रीब्यूशंस। और एनिमल प्लांट दोनों पे ये दोनों तीन चीजें सेम हर एक के ऊपर अप्लाई हो सकती है।
कुछ किताबों में एक वर्डिंग मिलती है कि अगर हम किसी ऐसे सहरा में एक सहरा में जाएं तो वहां पे पौधे इवनली डिस्ट्रीब्यूट, बाजार लगता है जैसे काफी फासले पे होते हैं, करीब नहीं होते। सहरा में पौधे कभी भी करीब नहीं होते, दूर होते हैं। और बाजार लगता है जैसे कि वो तरतीब से पड़े होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि टू अवॉइड कंपटीशन और पानी, वो एक दूसरे के करीब नहीं होते बल्कि दूर दूर होते हैं, इवनली स्पेस्ड होते हैं। बहरहाल ये थी जी एक जनरल टॉपिक। अब पहला सवाल का हिस्सा मुकम्मल हो गया, सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। सॉरी, ये सेपरेट कर सकते हैं, जो कि ये हर टॉपिक सेपरेट टॉपिक है। यहाँ पे इसने हेडिंग दिया है नेटेलिटी और बर्थ रेट। एक्चुअली हमने जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी बेसिस शुरू करने लगे हैं। ये वाला सेव मैं कर रहा हूँ जी, आप भी सेव इसको करना चाहें तो कर लीजिए। आपकी बुक में सर याद आपने रखिएगा क्लम्प की क्या एग्जांपल बताइए? जी। क्लम्प में ऐसे पौधे, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है सेकंड सेमेस्टर में, जब बॉटनी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो बहुत से ऐसे पौधे हमने पढ़े थे जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। मसलन फर्ज कीजिए अगर जी एक सर। टाली, एक टाली उगी हुई है, उसकी जड़ों में से मजीद पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। टाली की जड़ों, जहाँ पे टाली होगी उसके आसपास बहुत सी टालियां उगाएंगी। शक्कर का लफ्ज एक आया हुआ था, शक्कर। ऐसे ही आपने स्टोलन, ऑफसेट, शक्कर, स्टोलन, ऑफसेट, सेमेस्टर 2 बॉटनी के अंदर ये लफ्ज आ चुके हैं। ऐसे तमाम पौधे, और रनर, रनर भी पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम पौधे जिनमें ये चीज पाई जाती है, वो करीब करीब बहुत से पौधे इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं। याद रहेगी बात आप? जी सर। तो ये बच्चे कम होते जा रहे हैं नहीं इस वक्त। अब इस वक्त फिर मेरे पास ऑन ग्राउंड सिर्फ 7 बच्चे मौजूद हैं, बाकी कितने चले गए? क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं इस वक्त? सर 12 12 कितने? सर 9 है। क्लास में सिर्फ 9 बच्चे मौजूद हैं? नहीं, क्लास दो जी तरह की सर। है। एक तो जो मेरे पास मौजूद हैं, इसमें मुझे मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे 93, 51, 58, 91, 93, 97, 98 और 203, मुझे सिर्फ ये नजर आ रहे हैं। और बाकी क्लास में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। नहीं सर, मैं भी सुन रही हूँ। 204। 204। और इसके अलावा और कौन मौजूद है क्लास में इस वक्त, क्योंकि जो बच्चे हाजिरी लगा के चले गए हैं? टीम भी है। जी, जो बच्चे मौजूद हैं जरा अपना नाम और रोल नंबर बोलने के बाद जो मौजूद हैं इस वक्त। 204 ने कहा है जी, वो मौजूद है। सर 193। एक 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 204 मौजूद। और बताएं कौन मौजूद है? सर 208 तेरी 208 फातिमा। तहरीर फातिमा मौजूद है, ठीक है। और खुद बोल के बताना है जिसने भी बताना। सर 193। 193 तो वैसे शो हो रही है सारा। और जो गायब हो गया, मैं उनके ऑप्शन लगाने लगा हूँ दोबारा। 46 है कि नहीं है? 46 चली गई है। रिमशा किधर है? रिमशा, हाँ जी, रिमशा क्लास में नहीं है, आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जी। सर वो मेरा माइक बंद हो गया था, ये डिस्कनेक्ट हो गया था सर। इस टाइम क्लास में रोल नंबर 181 है, 45 है। चुप, मैं खुद चेक करूंगा। 57 कौन है जी बताइए? सर 57 नहीं है, चले गई है। 59 भी चले गई है, 51 भी चले गई है। बोलो 51। निमिषा मैं इधर ही हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ। 51 बाहर है, लेकिन क्लास में जो सर ने पूछा मैं हाँ जी, उनका क्लास बता का रही मतलब हूँ। ये है कि जो मुझे नजर आ रहे हैं जिनका मोबाइल ऑन है, तो वो, और जो क्लास में प्रेजेंट हैं उनको खुद हाजिर बोलनी पड़ेगी जी। 160 चेक करें है कि नहीं है। सर 60 है, बैठी हुई है। उसे कहें आप बोल के बताया मौजूद है। बोलो। सर वो बैठी है बिस्मा के साथ ही, 163 के साथ ही। 62 भी शो नहीं हो रही मेरे पास। It's not distracted। जी सर। बिस्मा भी शो नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्टेड है मेरे पास, शो नहीं हो रही है बिस्मा। ना बिस्मा शो हो सर वो रही है। डिस्कनेक्ट
चुप कर जाओ दोनों। क्योंकि मैं इसका सिंपल हल ये है कि प्रिंसिपल से कहता हूँ आके चेक कर लें क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं, जो नहीं है उनको नोटिस देते हैं। सर जो क्लास में मौजूद है मैं उनका रोल नंबर बोलने लगी हूँ, आप देख लें नहीं, बाकी। सर मसला 45 है क्लास। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मुझे बताना पड़ेगा प्रिंस साहब को कि बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, और ऐसे भी हैं कि हाजिरी लगाई उसके बाद वो गायब हो गए। सर सुबह से दरवाजा बंद कर दूंगी दोनों, कोई भी नहीं बाहर निकलेगा। सर हम बाहर बैठे हुए हैं और हम क्लास ले रहे हैं। ज़्यादा के जो क्लास ले रहे हैं जिनका तो मुझे शो हो रहा है ना, वो तो टोटल इस वक्त 8 बच्चे हैं जिनका मोबाइल शो हो रहा है, बाकी हैं उनको वहीं पे साथ ही मौजूद होना चाहिए ना। सर सुबह से मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी इंग्लिश के लेक्चर के बाद। परसों कल छुट्टी अनाउंस हुई है कल की? सर अनाउंस है, कल की तो छुट्टी है। नहीं, कॉलेज में ना उसको नोटिफाई किया है कॉलेज ने? सर छुट्टी बकायदा होगी, अभी बेटा, पुलिस ने भी नोटिफाई किया। वही कह रहा हूँ कॉलेज को नोटिफाई करना चाहिए था ना कि हम कल छुट्टी है कि नहीं है, वो उस पर बेस करता है ना। सर पुलिस ने भी किया। चलो खैर जी, हम अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। गो टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे मैं कहा था कि ये पार्ट है उस चीज़ का जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। उसमें छोटी छोटी बहुत सी डेफिनेशन हैं, उन डेफिनेशन को हमें वन बाय वन साथ लेके जाना है, और उनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं, पुरानी नहीं होंगी। पहला है जी, आपकी बुक के मुताबिक, किसी एक बुक के मुताबिक कर लेता हूँ, नेटलिटी से शुरू करते हैं हम इसमें। नेटलिटी और बर्थ रेट, ये लफ्ज़ आपके लिए नया हो सकता है। नेटलिटी और सर डेथ बर्थ रेट रेट, और नहीं एक नहीं वक्त सर एक हमें क्लास में पढ़ा है ये। एक वक्त में एक नेटलिटी और बर्थ रेट। नेटलिटी इसकी रीजन बता देता हूँ मैं क्या वजह है। जो टेक्निकल लफ्ज मुश्किल लग रहा हो, नेटलिटी टेक्निकल लफ्ज है, बर्थ रेट इंग्लिश पे है। नेटलिटी लेटिन लतीनी जुबान में है, लेटिन ग्रीक दोनों मिलती जुलती होती हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, शरह पैदाइश। एक यूनिट टाइम में जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें कितने बच्चे पैदा हो गए। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो तादाद जो ज़ाहिर है पूरे साल के अंदर टोटल कितने बच्चे पैदा हो गए, या एक आप सिटी की बात कर लें, एक शहर की बात कर लें, एक मोहल्ले की बात, एक घर, उसके मुताबिक आप देखेंगे कि एक शहर में बहुत से लोग होते हैं और उनमें से बहुत से लोगों के घरों में बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे ही पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में एक ख़ास रफ्तार से इजाफा हो रहा होता है। ये इजाफा अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4% की रेंज, मैंने अप्रॉक्सीमेट कर इस्तेमाल किया है कि अगर 100 लोग हों तो एक साल में तकरीबन 3 से 4 बच्चे पैदा होंगे, अगर सिर्फ 100 लोग हों। अगर 100 की बजाय 1000 कर लें तो बच्चों की तादाद 30 से 40 हो जाएगी, 10,000 कर लें तो 300, और ऑनवर्ड इस तरह से कैलकुलेशन जो है वो की जा सकती है, देखी जा सकती है। यह है जी नेटलिटी और बर्थ रेट। इसको शो करते हैं इस लफ्ज के साथ, ये है जी एन। एन सिंबल इसका एन है, नेटलिटी और बर्थ रेट। पूरा चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, मैं शाम को आपसे बात कर सकता हूँ। जी, कैपिटल एन नेटलिटी को शो करता है, और जैसा कि मैंने बताया है कि आमतौर पर यूनिट टाइम और गिवन एरिया स्पेसिफाइड कि इस इलाके में कितने टाइम में कितने बच्चे पैदा हो गए, ये बर्थ रेट या नेटलिटी इसको एन से शो करता है। अच्छा, अब इसमें आगे कुछ छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स। एक होता है बच्चे पैदा करने की सलाहियत, और एक होता है बच्चे पैदा करना। अगर पूरी सलाहियत के मुताबिक तमाम जानदार, चूंकि हम सिर्फ इंसानों की बातें करेंगे, इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, सब की बात हो रही है,
अगर तमाम फैक्टर्स फिजिबल हो, अच्छे हों, बेहतर हों, तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम पौधों की बात करते हैं, फर्ज कीजिए मिट्टी ज़रखेज़ है, बारिश हुई है, मौसम बहुत मुनासिब है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? पौधों की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी, उनका रिप्रोडक्शन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। जो टेक्निकल लफ्ज़ होगा वो होगा मैक्सिमम, मैंने सिर्फ मैक्स लिख दिया है, मैक्सिमम एनवायरमेंटल, ये मैंने एक टर्म एज सच पहले बयान कर दी है। याद रखिए कि अगर तमाम फैक्टर्स फिजिबल हों, बहुत अच्छे हों, कोई पाबंदी ना हो किसी किस्म की भी, तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और बर्थ रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हमने पौधों की बात की है। एनिमल्स को भी अगर खुराक, जगह, कंपटीशन कम हो, ऐसा हो, तो उनका भी बर्थ रेट, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। सोचिए ज़रा कि अगर हम मैन की बात कर रहे हो, तो क्या आप समझते हैं कि इंसान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? इंसानों में बच्चे पैदा करने की चाहिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंसान बच्चे बहुत कम पैदा करते हैं। मैंने चूंकि जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इंसान, अगर आप पूरी दुनिया को स्टडी कर रहे हो, जरा गौर कीजिएगा। एक तरफ आप पाकिस्तान को रख लें, पाकिस्तान के भी 4 सूबे हैं, उनमें भी फर्क है। इसका कंपैरिजन एक तरफ अफ्रीका से करें, इंडिया से करें, और एक तरफ अमेरिका और जर्मनी से करें, तो आपके जहन में क्या कंसेप्ट, आपके ख्याल में कहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ पे कम होते हैं? सर अफ्रीका। अफ्रीका में क्या होगा? सर ज़्यादा, अफ्रीका में ज्यादा बर्थ होगा। जी बिल्कुल ठीक है जी, ये लफ्ज़ है जी अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका में देख रहे हैं इंसानों को, तो वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा, बर्थ रेट ज़्यादा होगा। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में पठान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एवरेज पठानों में एक फैमिली में बच्चों की एवरेज तादाद तकरीबन 1 दर्जन होती है। दर्जन से कम हो तो वो उनको पठान नहीं समझते कि ये पठान ही नहीं है, जो दर्जन से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। अफ्रीका में 1.5 दर्जन तक की भी जो है एवरेज मौजूद है। उसके मुकाबले में इसका अपोजिट आ जाए, अगर हम फर्ज कीजिए जर्मनी को देखते हैं, गौर कीजिएगा, जर्मनी में आपके ख्याल में क्या कंडीशन होगी? आप क्या समझते हैं? सर मॉडरेट ही होगा, ना इतना हाई है बर्थ रेट ना इतना लो है। जी, ये वालमन ज़ारा ने जवाब दिया है या किसी और ने? और कोई जी, यही सवाल, और कोई जवाब? सर ग्रोथ रेट बहुत कम होगा। जी, अलिशिफा का जवाब दुरुस्त है, और इससे पहले जो ज़ारा ने जवाब दिया है वो गलत है। जर्मनी और बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्क में बर्थ रेट बहुत थोड़ा है, बहुत लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं। वहाँ पे एवरेज 2 से भी कम है। बहुत से मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, बच्चे पैदा करने की जो शरह है, वो एक जोड़ा जो है वो 2 से भी कम बच्चे पैदा करते हैं। जहाँ पे ऐसा हो जाए, कंट्री में तो लॉ भी है ना कि आपने कंट्रोल रखना है पॉपुलेशन रेट। नहीं नहीं नहीं, आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि अगर तो पौधों की बात हो, उसमें तो फिजिकल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, बारिश, पानी, मिट्टी, सॉयल, टेम्परेचर, ये चीज़ें। इंसानों में अदर फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ये जो चीज़ नोट करने वाली है कि जितने गरीब मुल्क हैं, जहाँ पे तालीम कम है, वहाँ पे ग्रोथ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे बर्थ रेट उतना ही कम है। वो लोग कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं। जर्मनी जो है, इसका जो नेटलिटी रेट है वो बहुत लो, मैं लिख देता हूँ साथ इसके, वेरी लो। और रीज़न मैंने पहले बता दिया कि ऐसा क्यों। ये हो गए जी, 2 एग्जाम्पल हो गए। और पाकिस्तान पहले हाई में था, अब ये हाई से मॉडरेट की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान में अब से 30-40 साल पहले जो एवरेज बच्चों की तादाद थी फैमिली में 6 होती थी, अब से 30-40 साल पहले। अब ये तादाद तकरीबन 3 और 4 के दरमियान में आ चुकी हुई है। एवरेज की बात होगी, याद रखिएगा। एवरेज ये कि पाकिस्तान में सुबह से रात में बच्चों के पैदा होने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है, और कराची में, लाहौर या बड़े शहरों में इन जनरल तादाद ये कम होती जा रही है। पढ़ी लिखी फैमिलीज में तादाद बच्चों की कम होती जा रही होती है, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो फॉल कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता फॉल कर रही है। बहरहाल ये अभी हमने नेटलिटी को डिस्कस किया है, उसमें मैक्सिमम नेटलिटी का जिक्र भी हो गया, और इसमें यहाँ पे राबे ने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं लफ्ज़ बोलने लगा हूँ। ये जिनके पास अदर बुक्स है उसमें से आपको मिल जाएगा। लफ्ज़ है फिकेंडिटी, टेक्निकल लफ्ज़ है फिकेंडिटी। का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली फीमेल के लिहाज से। फीमेल ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, लेकिन
डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो कम बच्चे पैदा करती हैं। इस चीज़ को हम इस टर्म के साथ शो करते हैं। ये टर्म मुझे यहाँ पे रामे में नज़र नहीं आ रही है। जी, जिनके पास रामे है, रामे ने यहाँ पे कुछ छोटी छोटी इक्वेशन दी हुई हैं। एब्सोल्यूट नैटलिटी रेट B इज इक्वल टू डेल्टा n डिवाइड बाय डेल्टा t। उसने n के साथ फिर स्मॉल n और आगे जाके फिर n नॉट कर मिलेगा। मुझे इसकी वजाहत करनी पड़ेगी कि ये क्या है, चूँकि ये यहाँ पे मेरे लिए डेल्टा लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ